बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी चैप्टर नंबर 7 में। लेकिन अब हम कुछ स्पेसिफिक जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में चैप्टर 8 में हमने पढ़ना है। फर्स्ट हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। बाइनोमियल बाई से मुराद ये होता है कि जिसके हमारे पास दो आउटकम हो। तो ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके पॉसिबल आउटकम जो है दो होंगे, जैसे सक्सेस और फेलियर, पास और फेल, और राइट और रॉन्ग, गुड एंड इफेक्टिव, इस तरह के जिसके सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वहां पर उसको हम बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। एक ऐसा ट्रायल जिसके दो आउटकम्स हों उस ट्रायल को हम बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। बर्नौली इसको क्यों कहते हैं? किसी जो है बर्नौली स्टैटिस्टिशियन जो ने? है ये जिस स्टैटिशियन ने इसको बनाया था, ये 1713 की आई थिंक बात है। हाँ, 1713 में ये बर्नौली था, जैकब बर्नौली। उसने अपने आर्टिकल में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इन ट्रायल्स को, इसलिए इसको बर्नौली ट्रायल्स कहा जाता है। और बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल टू आउटकम्स होंगे उसको हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहेंगे, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम उस वक्त लगा सकते हैं जब ये वाली चार प्रॉपर्टीज को वो फॉलो कर रहा होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं? अच्छा, ये प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी अगर आपकी चेंज होगी तो हो सकता है आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए। तो प्रॉपर्टीज को आपने अच्छे तरीके से करना है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि आउटकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज सक्सेस एंड अदर इज फेलियर। के वही जो हमने पहले पढ़ा था कि बर्नौली ट्रायल जो होते हैं जिनके दो रिजल्ट होते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी भी यही है कि आउटकम्स को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी को हम सक्सेस कहेंगे और दूसरी को हम फेलियर कहेंगे। उसके बाद सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स। इसमें जो सक्सेस जिसमें हमारा इंटरेस्ट होगा उसको हम एज अ सक्सेस लेंगे, और उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम पी के साथ डिनोट करेंगे, और ये तमाम ट्रायल्स के लिए फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल, हम एक ट्रायल करते हैं कि डाई रोल करते हैं और उसमें 6 आने के जो चांसेस हैं वो जितनी दफा मर्जी हम डाई रोल करते हैं करें, पहली हर ट्रायल की बात हो रही है कि हर ट्रायल में उसके 6 आने के चांसेस एक जैसे रहेंगे। यानी पहली दफा अगर हम डाई रोल कर रहे हैं तो 6 आने के चांसेस 1/6। उसके बाद दूसरी दफा अगर रोल किया तो उस वक्त भी चांसेस चेंज नहीं होंगे, वही 1/6 ही रहेंगे। और इसी तरह जितनी दफा मर्जी हम डाई को रोल करते जाएंगे तो 6 आने के चांसेस 1/6 ही रहेंगे। तो ये हमें बता रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगी। और द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहला ट्रायल जब हमने किया है, पहली दफा जब हमने डाई रोल कर दी है, तो उसके बाद जब हम दूसरी दफा करेंगे तो पहली दफा जो हम डाई रोल कर चुके थे उसका इफेक्ट अगले पे नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो हर दफा इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम रहेगी। और लास्ट वन है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स
यानी एक्सपेरिमेंट हमने कितनी दफा करना है ये ऑलरेडी हमें पता होगा कि एक्सपेरिमेंट हम 10 टाइम कर रहे हैं, या हम इसको 15 दफा करना है, या 20 दफा करना है, या 5 दफा इवन करना है। तो ये ऑलरेडी हमें पता होगा कि ये एक्सपेरिमेंट हमने इतनी दफा जो है करना है। इसका फार्मूला हमारे पास n, अगर हम इसको कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू X, तो ये बन जाएगा n CX, P की पावर X, Q की पावर n माइनस X। Q को बास बुक्स में आप क्या, इस Q की जगह पे फार्मूला, क्योंकि Q हमारे पास इक्वल टू 1 माइनस पी होता है, तो आप Q की जगह पे 1 माइनस पी ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं और उसकी पावर फिर n माइनस एक्स लिख सकते हैं। P यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर या 1 माइनस पी, और n जो है ये हमारे पास टोटल नंबर्स जितने दफा हमने ट्रायल करना है उसको शो करेगा, और x जो है हमारे सक्सेस नंबर्स को शो करेगा। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन 1713 में जो है बनाई गई थी, या जो इसने पेपर अपना पब्लिश करवाया था उसमें इसका इंट्रोड्यूस करवाया था जैकब बर्नौली ने, और ये मैथमेटिशियन था। ये आगे उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपने जो इसमें याद रखना है कि एक तो इसकी प्रॉपर्टीज ये इंट्रोड्यूस कब हुई, किसने की। आगे हम बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की। इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक इसका पैरामीटर n है और दूसरा p है, n और p। अच्छा, पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर यहां पर ऐसा होगा जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में उसको हम फिक्स कर लेते हैं। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं और उसके अंदर थ्रू आउट वो फिक्स रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? पैरामीटर। तो इस फार्मूले के अंदर हमारे पास n और p फिक्स रहते हैं। p भी इसकी प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद है, जिसमें वो कह रहा है कि p रिमेन अनचेंज, यानी ये चेंज नहीं होगा, और n भी लास्ट प्रॉपर्टी में मौजूद है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम हम ट्रायल करेंगे। ये दो इसके पैरामीटर्स होंगे। आगे बात आती है इसकी मीन और वेरिएंसेस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किस चीज के इक्वल होगा और वेरिएंस किस चीज के इक्वल होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज के इक्वल होगा। अगर मीन की बात करते हैं तो ये इक्वल टू होगा एनपी के, एनपी यानी नंबर ऑफ ट्रायल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और अगर वेरिएंस की बात करते हैं तो ये इक्वल टू होगा एन पी आर क्यू, ये होता है एन पी क्यू, या इसको हम लिख सकते हैं एन पी इंटू 1 माइनस पी। ये वेरिएंस को शो करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। ये एन पी और क्यू, एन पी क्यू स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा।
ये इसकी एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व की गई हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज में था कि अच्छा, बाज़ औक़ात हमने प्रॉपर्टीज पीछे भी पढ़ी हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज थी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, जो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टीज में शामिल है कि इसका मीन जो है वो एनपी के इक्वल होगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन एनपी क्यू के इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, आपने जस्ट प्रॉपर्टीज के रिजल्ट जो है वो करने हैं, हमने इनके प्रूफ वगैरह नहीं करने हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में यह है कि हायर मोमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर फाउंड एज बिलो। हायर मोमेंट्स हम इसके इस तरह फाइंड कर सकते हैं। पहला हमारे पास μ1 अगर हमने फाइंड करना है तो वो np के इक्वल होगा, np। और μ2 अगर हमने फाइंड करना है सेकंड मोमेंट्स, तो ये इक्वल टू होगा n इंटू n माइनस 1 p का स्क्वायर प्लस np। ये चीजें भी आपने याद रखनी है, ये आ सकती हैं एमसीक्यूज के अंदर। फर्स्ट मोमेंट उठा के थक गई। 0344 सेकंड हमारे पास n इंटू n माइनस 1 p का स्क्वायर प्लस np, ये इसका सेकंड मोमेंट्स होगा। इसका आगे प्रूफ है, लेकिन आपने प्रूफ नहीं करना है, जस्ट रिजल्ट याद रख लेने हैं। प्रूफ पे आपको काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि हमने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने होते, हमने जस्ट एमसीक्यूज करना होते हैं। और μ3, इसका रिजल्ट हमारे पास ये है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 p की पावर क्यूब प्लस 3n इंटू n माइनस 1 p स्क्वायर प्लस np। और μ4 का रिजल्ट हमारे पास ये आया है 3n का स्क्वायर p का स्क्वायर क्यूब स्क्वायर प्लस np क्यूब। ये μ4 है, और उससे ऊपर ये μ4, ये जिस पर कंप्लीमेंट लगा होता है इस तरह का, वो होता है अबाउट ओरिजिन। मेन चीज अगर वो आपको याद हो ना हो, लेकिन ये इसका B1 बीटा 1 और बीटा 2 मोमेंट रेशियो इनको बोलते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 में इनको पढ़ चुके हैं। इनके रिजल्ट लाजमी याद हो, ये ज्यादा एमसीक्यूज में आ सकते हैं। 1 माइनस 2 पी का स्क्वायर एनपी क्यू, इसका बीटा 1, और ये 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू ओवर एनपी क्यू, ये हमारे पास बीटा 2, इसको हम सेकंड मोमेंट्स रेशियो कहते हैं, और बीटा 1 को फर्स्ट मोमेंट रेशियो कहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बता रही है? द शेप ऑफ द बाइनोमियल okay, the shape of the binomial probability distribution depends on its parameters। और पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? P और Q हैं। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा, वो कॉल एक दफा डिस्कनेक्ट हुई थी, उस वजह से आई थिंक वो स्क्रीन का भी मसला बन गया होगा। ओके, अब शो हो रही होगी। हो रही है।
ओके, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसके जो हमारे पास पैरामीटर्स पर इसकी शेप जो है वो डिपेंड करती है। The sketches indicate the influence of P and N on the shape of the distribution। यहां पर देखें हमारे पास N5 है, P 0.2 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बनी है। अब हमने N को फिक्स रखा हुआ है और P को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे हमने P को बढ़ाया और ये P 0.05 के करीब हुई, तो इसकी शेप जो है नॉर्मल वाली शेप तैयार कर गई। अब हम अगर आते हैं नीचे 10, हमारे पास सैंपल साइज n और 0.3 उसकी प्रोबेबिलिटी है, p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो जैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को 0.5 के करीब ले आएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी। इसी तरह अगर, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर p लेस देन 1/2 होगी, 1/2 का मतलब 0.5 ही है, अगर p लेस देन 1/2 होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी p हमारे पास ग्रेटर देन 1/2 होगी तो नेगेटिवली स्क्यूड होगी। इसमें अक्सर लोग गलती कर आते हैं, वो कहते हैं अगर ग्रेटर है तो पॉजिटिव लिखाते हैं, लेस देन है तो नेगेटिव स्क्यूड लिखाते हैं। अगर p और q बराबर होंगे तो फिर उसकी जो शेप होगी वो सिमेट्रिक बनेगी। तो इसका ये उल्ट बनेगा, अगर शेप इस तरफ बन रही है तो इट मींस कि आपका जो p है वो लेस देन 0.5 होगा, और अगर शेप ये बन रही है तो इसमें p आपका ग्रेटर देन 0.5 होगा। और अगर ये बेल शेप की फॉर्म में बन रहा है तो P इज इक्वल टू Q होगा। इट मींस दोनों 0.5 होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और नीचे β1, सर इसको थोड़ा दोबारा दीजिए। अच्छा उसको दोबारा मैं करा देता हूं। देखिए वो कह रहा है कि इसकी शेप जो है डिपेंड करती है इसके पैरामीटर्स पर, और पैरामीटर्स इसमें दो है, एक n है और एक p है। जो इसका पैरामीटर p है उसके चेंज होने से डिस्ट्रीब्यूशन हमारी चेंज होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड या फिर सिमेट्रिक। हमारे पास ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस तरह अगर राइट टेल डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा हो राइट टेल तो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, और अगर हमारे पास लेफ्ट टेल लॉन्ग हो तो इसको नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। ठीक है, और अगर बेल शेप है तो ये इसमें सिमेट्रिक। ठीक होगी। अब जब राइट टेल होगा इसको हम, इसका p जो है वो लेस देन 1/2। 1/2 होना है, तो फिर ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर p ग्रेटर देन 1/2 होगा तो इसको हम कहेंगे ये नेगेटिवली स्क्यूड शेप देगा। p और q अगर बराबर होंगे, 0.5 के इक्वल होंगे, अगर बराबर हुए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगी। ठीक हो गया? ठीक है सर।
उसके बाद as n the number of trials increases to infinity, beta 1 approaches to 0 and beta 2 approaches to 3. यानी अगर हमारे पास n हम इंक्रीज करते जाएंगे तो बीटा 1 0 को फॉलो करेगा और बीटा 2 3 को फॉलो करेगा, जो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और मेसोकार्टिक को फॉलो करते हैं। बीटा 1 अगर 0 होता है तो वो सिमेट्रिक को करता है, और बीटा 2 अगर 3 के इक्वल आता है तो उसको मेसोकार्टिक कहते हैं। उसके बाद ये एक रिकरेंस फार्मूला इसका दिया गया है, ये उसकी कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जो रिजल्ट हम एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स से निकालते हैं, ऑलमोस्ट वही रिजल्ट इस फार्मूले के तहत भी आ सकता है। इस फार्मूले में कंप्यूटेशन जो है वो थोड़ा इजी हो जाती है। ये फार्मूला है एन माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स पी की डिवाइडेड बाय क्यू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो मेन जो फार्मूला आपने याद रखना है वो वही है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। हाँ, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड कम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमने लेना है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स। तो आपको पता है जब भी हम किसी वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अगर x की एक्सपेक्टेशन लेनी है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एफ ऑफ एक्स के साथ या उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। तो यहां पर अगर हम e की पावर टी एक्स की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। तो उसकी प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है हमारे पास, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स और साथ हमने ई की पावर टी एक्स। और इस कॉलम को फिर हम क्या करते होते हैं, ऐड कर लेते होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन हमें उस स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल की मिल जाती है। अगर मोमेंट्स हम इसका क्या कहते हैं, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल रहे हैं तो इस तरह इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और ये चीज आपने याद रखनी है जो एमसीक्यूज में काफी आती है कि इसका रिजल्ट क्या है, Q प्लस पी ई की पावर टी और होल की पावर n है। अब ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो बाज बुक्स में पी ई की पावर टी पहले आ जाए प्लस Q और उसकी पावर n हो जाए, तो उससे आपने घबराना नहीं है, वो एक ही चीज होगी। क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर एक चीज अगर प्लस हो रही है तो उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इसके बाद वो मोमेंट्स थे और ये इसके कम्युलेंट फंक्शंस हैं। कम्युलेंट्स हम Q1 K1 K2 K3 K4 करते हैं, तो ये इसके NP NP1 माइनस P ये इस तरह ये गिवन है, इनको आपने कर लेना है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास ट्रायल विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए, एक तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कि ये विदाउट
रिप्लेसमेंट ट्रायल जो होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। और इसकी अब प्रॉपर्टीज हमारे पास दो प्रॉपर्टीज, हम बाइनोमियल की चेंज करते हैं तो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। पहली प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज सक्सेस एंड अदर इज फेलियर। ये उसकी प्रॉपर्टी भी सेम थी। दूसरी प्रॉपर्टी बाइनोमियल में ये थी कि प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक में ट्रायल टू ट्रायल प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल। जो मैंने बात की है विदाउट रिप्लेसमेंट की, सपोज हमारे पास 52 कार्ड हों और हम एक कार्ड उसमें से डायमंड का सिलेक्ट करें और उसको वापस ना रखें। पहली दफा जब हमने सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/13, यानी 13 सॉरी उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/4, क्योंकि डायमंड हमारे पास 13 होते हैं तो 13/52 उसकी प्रोबेबिलिटी थी। अब हमने उसको वापस नहीं रखा कार्ड को, तो पीछे कार्ड कम रह गया, 51 रह गया। और नेक्स्ट डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि एक हम ऑलरेडी डायमंड सिलेक्ट कर चुके हैं तो बाकी 12 बच गए, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, 12/51 आ जाएगी अगला की। इसी तरह हम उसको अगर वापस नहीं रखते तो इसको हम कहते होते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट ट्रायल हम कर रहे हैं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट जब आएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहेगी ट्रायल टू ट्रायल, तो ये इसकी प्रॉपर्टी में आएगा। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। अब क्या हो गया, उसमें हमने कहा था इंडिपेंडेंट, यानी जब प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें डिपेंडेंट हो गए क्योंकि पहला ट्रायल जो है उसका इफेक्ट दूसरे ट्रायल पे पड़ रहा है, तीसरे का चौथे पे पड़ रहा है और दूसरे का तीसरे पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको हम कहेंगे द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। और लास्ट प्रॉपर्टी सेम रहेगी, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम, और उसमें भी यही था कि एक्सपेरिमेंट फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट होंगे। ठीक हो गया। तो ये दो प्रॉपर्टी इसकी चेंज हुई हैं, एक प्रोबेबिलिटी जो है सेम नहीं रहेगी और दूसरा इसके सक्सेसिव ट्रायल जो है वो डिपेंडेंट होंगे। अब हमारे पास इसका फार्मूला है, इसमें the number of success x is in a hypergeometric experiment is called hypergeometric random variable and its probability distribution is called hypergeometric distribution. When the hypergeometric random variable x assume a value x, the hyper probability distribution is given in this formula. फार्मूला क्या है, KCX n माइनस के सी एन माइनस एक्स। जो मैं सी पढ़ रहा हूं ये मैं कंबिनेशन के लिए पढ़ रहा हूं और एन सी एन पे डिवाइड हो रहा है। तो ये वही हमारे पास केस बनेगा जैसे हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो इसमें n जो है नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ सेट और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में या पॉपुलेशन साइज उनको शो करेगा। n क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सबसेट और सैंपल, जो सैंपल साइज है उसको शो करेगा। और k जो है ये नंबर ऑफ सक्सेस को शो करेगा। इसके अंदर P क्या होगा, P इज इक्वल टू K ओवर N होगा। यानी नंबर ऑफ सक्सेस को अगर हम डिवाइड कर देंगे टोटल जो आउटकम्स हमारे पास पॉपुलेशन के हैं तो हम P फाइंड कर सकते हैं।
तीसरी बात इसके पैरामीटर्स की करते हैं कि पैरामीटर इसके कौन कौन से होंगे। 3 पैरामीटर्स इसमें होंगे जो फिक्स रहेंगे। कौन कौन से? एक इसका के पैरामीटर है, एक इसका कैपिटल एन और एक इसका स्मॉल एन। के, कैपिटल एन और स्मॉल एन, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इसका पैरामीटर्स कहलाएंगे। द हाइपरजोमेट्रिक हैव दीज पैरामीटर्स, और इसको h हम बाइनोमियल को हम b इंटू एक्स और उसके पैरामीटर्स के साथ डिनोट करते थे। हाइपरजोमेट्रिक को h इंटू एक्स और उसके पैरामीटर्स के साथ डिनोट कर रहे हैं। A random sample of size n is drawn without replacement। ये बात वो यहां पे कर रहे हैं कि ये क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। और k जो है सक्सेस को शो कर रहा है, तो n माइनस के जो है ये फेलियर को शो कर रहा होगा। आगे इसकी डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम नहीं कर रहे। तो इसमें याद करने वाली क्या चीजें थी? इनकी प्रॉपर्टीज थी, इसके पैरामीटर्स थे, इसका फार्मूला था। आगे वो इसके रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज थी। अब हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं कि इसका मीन और वेरिएंस किस चीज के इक्वल होगा। इसका मीन इक्वल होगा सेम जो हमारे पास बाइनोमियल का था, एनपी के इक्वल था। और यहां पर p जो है ये इक्वल टू के ओवर n होगा, तो म्यू इज इक्वल टू हो सकता है n के n, और इसका वेरिएंस जो है एन पी क्यू इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1 के इक्वल होता है। वेरिएंस, अगर आप वेरिएंस की बात करें, सिग्मा स्क्वायर के साथ डिनोट किया जाता है। एन पी क्यू सेम बाइनोमियल वाला, लेकिन एक चीज इसके साथ ऐड हो जाएगी, एन माइनस एन ओवर एन माइनस कैपिटल एन माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बनेगा वेरिएंस का। ये जो इसके साथ n माइनस एन ओवर n माइनस 1 लगाया है, इसको हम कहते होते हैं फाइनाइट करेक्शन फैक्टर। ये इसके उसने प्रूफ कर दी है। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहा है? इफ n becomes indefinitely large, the hypergeometric probability distribution tend to the binomial probability distribution। अब वो कह रहा है कि n अगर बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए तो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर जाएगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम n इंक्रीज कर देंगे तो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर जाएगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। बस इतना ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद अभी क्लास ये एंड हो जाएगी, 1 मिनट बाद फिर दोबारा हम कनेक्ट करेंगे। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लास अगर सर आप क्लास काफी हो गई आपने है या कहा अगली कि भी लेनी है आपने क्लास? देख लें बाकी जिस तरह की बाकी 5 लोग भी सेट। बता दें, अगर बल्कि झड़ गए हैं तो बस ही करते हैं, 5 लोग रह गए हैं। सर आपने कहा ना कि जो है अगर n जो है आपका वेरी लार्ज हो जाए, हाँ, तो ये कौन सा हमारे पास पैरामीटर है कि हम कहेंगे यहाँ तक है, इसके बाद ये लार्ज हो गए, 30 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए। नहीं, इसका